हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेसन आरबीएससी पर। देखिए, अब हम चैप्टर वाइज इतिहास का हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे प्रत्येक चैप्टर का। इस प्रत्येक चैप्टर में सबसे पहले हम उसको एक थोड़ा सा उसकी जो खास खास पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर इसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लेंगे, एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद 3 और 4 नंबर के जो बड़े प्रश्न हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। और जिस चैप्टर से मैप आ सकता है उस मैप को भी हम कवर करेंगे। तो आइए, पहला है हमारा चैप्टर, उसका हम वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम जल्दी से इसके जो खास खास पॉइंट्स हैं नोट्स रूप में उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें भाई, इसमें सबसे पहले अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में, इसके कालक्रम के बारे में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक जो इसकी विशिष्ट पुरावस्तु है उसके बारे में, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो पहली बात तो है इसका कालक्रम क्या है। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, या अलग अलग जगह अलग अलग लिखा गया है। आपको तो जो आपके किताब में लिखा हुआ वही याद रखना है। और आपकी किताब में जो इसका कालक्रम दिया हुआ वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखना, कई बच्चे ईसा पूर्व भूल जाते हैं, 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी लिख देते हैं। भाई ये टाइम पहले से घटते घटते ईसा की तरफ आ रहा है ना। ईसा पूर्व से लेके ईसा की तरफ आ रहा है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक आपको याद रखना है। तो कितने साल हो गए भाई? तो ये 600 साल ये और 100 साल ये, मतलब तकरीबन 700 साल। 700 साल के वर्षों तक ये सभ्यता जो अवस्थित में रही थी। तो कितना लंबा काल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भाई इसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? वो थी हड़प्पाई मोहर। मोहर का मतलब समझ दो ना, ठप्पा लगाना, जो मोहर होती है ना वो मोहर वाली। और ये सैलखड़ी पत्थर से बनती थी। सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था, उससे बनाई जाती थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों है? क्योंकि ये सिंधु, मुख्य नदी सिंधु है, सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास बसी हुई सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला जो खोदा गया स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो मेन कीवर्ड इस पेज से आपको याद करना वो क्या है? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, और दूसरा है सैलखड़ी पत्थर से बनने वाली मोहर। चलिए, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहेंगे सर हमारे लिए तो कंटेंट नहीं है, बिल्कुल आपके लिए भी कंटेंट आएगा। ये इस क्लास के बाद में हम बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर की 2 क्लास रहेगी। एक तो इस टाइप का जिसमें एमसीक्यूज और वो रहेंगे, एक ओनली प्रश्न रहेंगे। तो वो जो केवल क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में आपके लिए कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। अब देखो, नेक्स्ट हमारा अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो यहाँ से है। भाई जीवन के तरीके, निर्वाह के तरीकों पर प्रश्न बनेगा। बड़ा प्रश्न बन सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो अगर हम इनके निर्वाह के तरीकों के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये भोजन क्या क्या करते थे, अनाज कौन कौन से यहाँ पे मिले हैं। तो अगर हम अनाज की बात करें तो भाई गेहूं मिले हैं, ध्यान रखना, और जौ मिले हैं। भाई गेहूं और जौ एक जैसे होते हैं ना, उसके ऊपर गेहूं निकले हुए होते हैं और जौ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो ये आपको गेहूं और जौ याद रखना है। उसके बाद ये लोग दालें भी खाते थे भाई, और सफेद चना भी खाते थे। तो चना और दाल भी मिले हुए हैं, क्योंकि चना दाल और चने की भी दाल बनती है। तो दाल, चना, और अंत में तिल, तेल निकलता ना भाई तिलों से। तो ये चीज आपको याद रहेगी। गेहूं और जौ, दो दो जोड़ा बना दो, गेहूं और जौ। उसके बाद फिर आपका रहेगा दाल और सफेद चना, और अंत में तिल। इन सबको मिक्स करके उसमें तिल का तेल डाल के और आराम से चूर के खाते थे भाई। नेक्स्ट देखो, गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने मिले हैं। अब यहां से ये भी प्रश्न आ सकता है कि बाजरे के दाने कहां से मिले हैं? तो गुजरात के स्थलों से मिले हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, जानवर कौन कौन से थे भाई? क्योंकि ये सभ्यता है ना, कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पे बहुत सारे, लगभग 700 के आसपास कुएं मिले हैं, है ना। और इतने सारे ये जो अनाज भी मिले हैं यहाँ से। कालीबंगा से जूते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं, बनावली से हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसका मतलब ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। तो साथ साथ में ये पशुपालन भी करते थे कि नहीं करते
करते थे। कौन कौन से पशुओं के अवशेष मिले, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। देखो यहाँ से मवेशी मिले हैं, भेड़ पाले जाते थे, बकरियां पालती थी, भैंसे पालते थे, और यहाँ तक कि सूअर, ये सूअर भी पालतू में आते हैं, तो वो लोग उस समय सूअरों का पालन भी करते थे। ये पालतू इनके जानवर हो गए। अब मुख्य तौर पर जो दो बातें हैं ना, वो क्या है कि हड़प्पा की थाली में भाई गेहूं, जौ और बाजरा, ये तीन महत्वपूर्ण अनाज शामिल किए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं इनकी कृषि प्रौद्योगिकी, भाई इनकी खेती कैसी थी, कितनी उन्नत थी, किन औजारों से खेती करते थे, है ना। उस समय हालांकि रासायनिक उर्वरक तो नहीं थे, लेकिन दूसरे तरीके से वो खेती करते थे, वो सारी चीजें। पहली बात तो ये है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य हमारे राजस्थान में कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, मतलब कि खेत को जब जोतते हैं ना, तो हल से जोते जाने के प्रमाण मिले कि भाई हाँ, इस तरीके से यहाँ पे हल चलाया हुआ है। साथ ही साथ मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। हल जो होता है ना, हल आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, उसका मिट्टी का एक मॉडल बनाया जाता है। तो ऐसे मिट्टी के बने हुए कहाँ से मिले हैं, दो जगह से मिले हैं। एक तो चौलिस्तान जो पाकिस्तान में भाई, और एक बनावली जो हमारे हरियाणा में है, और दूसरा नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी ये लोग नहरों से सिंचाई भी करते थे। ये अफगानिस्तान के सोरतुगई से इसके प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान रखना है, सोरतुगई कहाँ है, अफगानिस्तान में। छोटे प्रश्न भी यहाँ से कवर हो रहे हैं, बड़े प्रश्न भी कवर हो रहे हैं, रिक्तिस्तान कवर हो रहे हैं, वन लाइनर कवर हो रहे हैं, सब कुछ कवर हो रहे हैं, ध्यान देना। अब अगर हम बात करें मेन कीवर्ड जहां जहां से प्रश्न बन सकता है, तो एक तो जूते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से, साथ ही साथ हल के प्रतिरूप बनावली और चोलिस्तान से, और नहरों के अवशेष मिले हैं सोरतुगई से। ये तीन पॉइंट आपको खास याद रखने हैं इस वाली स्लाइड से। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, मोहनजोदड़ो की नगर योजना। अब हमें देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है, उस वहां पर जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग था जो ऊंचा था, और दूसरा भाग था जो नीचा था। ठीक है, तो जो ऊंचा भाग था, उस ऊंचे भाग को भाई दुर्ग कहते हैं। ये आकार में तो छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था। और दूसरा भाग जो निचला भाग है, वो बड़ा होता था, आकार में बड़ा होता था, क्योंकि आम जनता के लिए था, तो जनता के लिए तो ज्यादा बड़ा इलाका चाहिए। दूसरा ये है कि जो ईंटें होती थी, इन ईंटों का एक निश्चित अनुपात है, जिन ईंटों से इनके मकान बनते थे, तो उनका एक निश्चित अनुपात है, 4:2:1, मतलब 4 उसका आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इस तरीके से इनका होता था। तो ये याद रखना, कई बार यहां से भी प्रश्न बनता है। अब याद क्या रखना है भाई, दुर्ग में कौन रहते थे, वीआईपी लोग। निचले शहर में कौन रहते थे, आम जनता। इसलिए निचला शहर बड़ा था और वीआईपी जो है वो छोटा था। अब देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना, ये पश्चिम में बना हुआ एक ऊंचा भाग है, इसे हम दुर्ग कह सकते हैं। और ये बाकी जो शहर है वो पूर्व में बसा हुआ है, नीचा है लेकिन विस्तृत है। आगे बढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे देखो चलते हैं। यहां पर देखो भाई कि जल निकासी की इनकी कैसी व्यवस्था थी। तो एक तो सड़कें जो है, सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। पहले नालियों के पास गलियां बनी थी, फिर अगल बगल में घर बने हुए थे, और हर घर की एक दीवार का गली की नाली से सटा हुआ होना जरूरी था। मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से इनका होता था भाई। इस तरीके से एक प्रतीकात्मक चित्र है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, नहीं। मतलब ये जो नालियां होती थी ना, यहाँ जो नालियां हैं वो इस साइड और इस साइड होती थी, तो बिल्कुल ऊपर से ईंटों से ढकी हुई थी, कहीं पर भी खुली नहीं थी। कितनी उन्नत व्यवस्था थी, और बिल्कुल एक ही सीध में जो है वो घर बने हुए थे। और साथ ही साथ जो गलियां थी वो भी बिल्कुल एक ही सीध में थी, ग्रिड पद्धति, समकोण पद्धति जिसे हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट। अब विशाल स्नानागार का कई बार प्रश्न बनता है। ये विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में दुर्ग पर स्थित एक आयताकार जलाशय है। पानी रिसने से रोकने के लिए चारकोल, जिप्सम और डामर का प्रयोग किया जाता था। इसको थोड़ा याद रख लेना, यहां से प्रश्न बनता है कि जो विशाल स्नानागार मिला है, जो विशेष अनुष्ठानिक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता था, इसको उसमें पानी को रोकने के लिए, क्योंकि ईंटों से बनते थे, तो पानी को रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग होता था। चारकोल जिप्सम और डामर से बनता था मिला के, और इसका उपयोग जो है वो विशेष अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। अब मोहनजोदड़ो का इसे स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, धार्मिक स्नान, ठीक है ना, आजकल के स्विमिंग पूल से, क्योंकि प्रश्न अगर बनेगा ना तो वर्तमान से उसको जोड़ देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, सामाजिक भिन्नता का अगर हम अवलोकन करें, स्वाधान की बात करें तो कुछ कब्रों में ईंटों की चिनाई होती थी, आभूषण और बर्तन भी मिले हैं। और विलासिता की वस्तुओं की अगर बात करें तो एक फयांस नाम के एक छोटे छोटे बर्तन जो है वो मिले हैं। फयांस के छोटे छोटे बर्तन और दुर्लभ बर्तन यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं भाई जो हमारे शिल्प उत्पादन से जुड़े हुए, जहां से बिल्कुल प्रश्न बनता है। यहाँ पे हर स्लाइड पे केवल वही पॉइंट्स हमने लिखे हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद करना है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो जो चन्नू दड़ो था यहाँ मन के बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और मोहरों का निर्माण किया जाता था। लाल रंग का कार्निलियन पत्थर, जैस्पर, स्फटिक और सैल खड़ी का उपयोग होता था। और नागेश्वर और बालाकोट से शंख से बनी वस्तुओं के केंद्र थे, ये ध्यान रखना है। नागेश्वर और बालाकोट का कई बार प्रश्न आता है, यहां से शंख से बनी वस्तुएं और चन्नू दड़ो से मन के बनाने के उद्योग मिले हैं। चन्नू दड़ो फैक्ट्री थी, नागेश्वर बालाकोट शंख, समुद्र किनारे थे ना, इसलिए यहाँ पे शंख बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, अगर हम इनके व्यापार की बात करें तो ओमान जो कि अरब प्रायद्वीप से है, यहां से तांबे का व्यापार होता था, तांबे में निकल के अंश मिले हैं। और मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। मेलुआ का शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों का देश। और अब देखो नेक्स्ट हमें मोहरे और इनकी लिपियां, तो लिपि कैसी है भाई? रहस्यमयी है। क्यों रहस्यमयी है? क्योंकि आज तक पढ़ी नहीं गई है। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। एक ऐसा अभिलेख है जहां पर एक साथ 26 चिन्ह मिले हैं, वो सबसे बड़ा है। और टोटल अगर चिन्ह कितने हैं बात करें तो 375 से लेकर के 400 चिन्ह है ना। इसमें से 26 तो एक ही जगह मिल गए, इसलिए सबसे बड़ा है। और लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी भाई, इस दिशा से इस तरह से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगला नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम, और यहाँ पे देख लो कि भाई बाटों के बारे में इनका, तो बाट क्या थे? चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। आकार कैसा था? घनाकार था। बनते किससे थे? चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। निचले मापदंड जो है वो द्विआधारी होते थे, 1 2 3 8 16 ऐसे। और ऊपरी जो मापदंड होते थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। प्राचीन सत्ता और शासन की अगर हम बात करें तो भाई पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद पुरा वस्तुएं जैसे ईंटों बाटों में एक रूपता दिखाई देती है कि कोई भी शक्तिशाली राज्य राज्य सत्तारूढ़ अवश्य था, ऐसा आभास होता है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। सभ्यता का पतन क्यों हुआ, उसके कारण क्या है? तो भाई लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान जैसे क्षेत्रों को त्याग दिया गया था। पतन के कारण हो सकता है जलवायु परिवर्तन रहा हो, वनों की कटाई रही हो, भयंकर बाढ़ आई हो, या नदियां सूख गई हो, नदियों ने मार्ग बदल दिया हो, तो धीरे धीरे लोग वहां से फिर जो है वो किसी नए स्थान पर चले गए या वो समाप्त हो गए। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अगर हम प्रश्न करें तो 1875 में कनिंगम जो ASI के पहले डायरेक्टर थे को एक मोहर मिली थी, लेकिन उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, वो समझ नहीं सके थे। 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक नई सभ्यता की खोज की थी। और 1944 में REM व्हीलर ने स्तर विन्यास प्रणाली को लागू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1924 जॉन मार्शल खोज की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? 1924 में जॉन मार्शल ने की थी। और व्हीलर ने क्या किया था? स्तर विन्यास, इसके जो स्तर थे ना उसकी बात जो वो इन्होंने करी थी। इसके बाद में अब हम प्रश्न पे चलते हैं सीधा। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो कालीबंगा से मिले। इसको हम स्पष्ट रूप से कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हल से जो है वो जुताई की हुई खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है कि भाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ASI कौन थे? तो हमने अभी बात करी अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो पहले जो है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने का प्रमुख केंद्र चन्नू दड़ो भी हमने देखा था, और बालाकोट और नागेश्वर जो है वो शंख बनाने की, क्योंकि समुद्र के किनारे थे। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है भाई हड़प्पा सभ्यता की
कि लिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी? नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी? हाँ। इसे आसानी से पढ़ा जा चुका है? नहीं पढ़ा जा चुका है। वर्णमाली है? नहीं, चित्रात्मक है। तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कि मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? बनावली हरियाणा से मिले हैं और चोलिस्तान से मिले हैं। ठीक है, और ये देखो इस प्रकार का जो हल है ना, ये ऐसे मिट्टी के बने हुए मिले हैं, मॉडल मिले हैं, खिलौने मिले हैं कह सकते हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए किस शब्द का, मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ। मेलुआ का शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों का देश या नाविकों की भूमि। अगला क्वेश्चन देखो भाई कि हड़प्पा, अब हम बड़े प्रश्न करेंगे जो 3 नंबर के या 4 नंबर के बन सकते हैं, और इसमें मैं आपको केवल पॉइंट दूंगा, आप बस पॉइंट्स याद रखना। एक पॉइंट्स में आप विस्तार करके 1-2 लाइन आप लिख देना। तो प्रश्न क्या है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता तो ये था कि भाई ग्रिड पद्धति पर सड़कें और गलियां एक दूसरे को काटती थी, इससे पानी की जो निकासी होती थी उसमें सुविधा होती थी। ठीक है ना, सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों का निर्माण जो है, पहले नालियों के साथ गलियां बनी और फिर उनके अगल बगल में घर बनाए गए, तो एक व्यवस्थित तरीका था। और पक्की ईंटों और ढकाव, तो ये नालियां जो है वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी, उन्हें सफाई के लिए ढका जाता था। हर घर का पानी गली की नाली में जाता था और वहां से फिर मुख्य नाली में जाता था। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो भाई अभी हमने देखा एक तो जलवायु परिवर्तन कि वर्षा कम होना, नदियों का सूखना, मार्ग बदल जाना, ये कारण रहा होगा। या फिर प्राकृतिक आपदा आई होगी, भयंकर बाढ़ आई होगी, भूकंप आया होगा, उससे सभ्यता नष्ट हो गई। या फिर वनों की कटाई की गई होगी, ईंटें पकाने और धातु पिघलाने के लिए पेड़ों का अंधाधुंध जो है उन्होंने दोहन किया, तो इससे भी ये सभ्यता जो है वो नष्ट होने की जो है वो आशंका जताई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये बड़ा प्रश्न बन सकता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न है। तो आप इसे मोहनजोदड़ो को, एक तो क्या था भाई, शहर 2 भागों में विभाजित था, हम इसे देख चुके हैं। एक ऊंचला भाग था जो पश्चिम में था और इसे दुर्ग कहते हैं, वो आकार में छोटा था। निचला भाग था जो मुख्य शहर था, आम जनता के लिए था, आकार में बड़ा होता था। ऐसे आपको लिखना है। सुनियोजित निर्माण, भाई घरों का निर्माण चबूतरों पर किया गया और ईंटों का आकार जो है वो सबका निश्चित था, 4:2:1। फिर घरेलू वास्तुकला की अगर बात करें तो हर घर में एक आंगन और पक्की ईंटों का स्नानघर होता था। फिर एकांतता की अगर बात करें का ध्यान रखा जाता था, निचली मंजिल में खिड़कियां नहीं होती थी। और विशाल स्नानागार, दुर्ग पर स्थित एक विशेष जलाशय मिला है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। तो ये उसकी नगर योजना का वर्णन आप कर सकते हो। परीक्षा के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके कृषि और पशुपालन पर उल्लेख कीजिए। तो भाई भोजन के बारे में कर चुके हैं कि वे क्या करते थे भाई, पेड़ पौधे, जानवरों और मछलियों से भोजन प्राप्त करते थे। अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो हमने देखा था गेहूं था, और गेहूं के साथ में जौ, हमने 2 जोड़े बनाए थे। उसके बाद दालें और दालें के साथ सफेद चना, उसके बाद उस सबको मिला के उसमें क्या डालते थे भाई, तिल डालते थे। और साथ ही साथ बाजरा जो है गुजरात के स्थानों से मिला है। कृषि की तकनीक के बारे में बात करें तो जूते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं, मिट्टी के हल बनावली से मिले हैं। और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण जो है वो कुओं से भी होता था और सोरतुगई से नहरों के अवशेष भी मिले हैं। पशुपालन में अगर हम बात करें तो भाई मवेशी मिले हैं, भेड़ मिले हैं, वहां से बकरियों के अवशेष, भैंसें और सुअर पाले जाने के ये जो है वो प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये आप इनके क्या लिखोगे भाई, जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में विस्तार से बात कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। पहले तो आपको लिखना प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो चन्नुदड़ो था मन के बनाने के लिए, शंख की कटाई और मोहर निर्माण के लिए। कच्चा माल कार्नेलियन जो है वो लाल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, सैलखड़ी, तांबा, कांसा और सोना। और तकनीक जो है वो सैलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर के चूर्ण को सांचे में ढाल करके मन के बनाए जाते थे। नागेश्वर और बालाकोट शंख उद्योग के लिए जाने जाते थे। ये आपको संक्षिप्त में लिख देना है। नेक्स्ट आप देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन हो गया, तो बस इतना था। तो ये था हमारी पहली क्लास। आप बताइए मुझे, आपको ये क्लास पसंद आ रही है या फिर हम केवल क्वेश्चन आंसर करें, जैसा आप कहेंगे, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, आपके फीडबैक के आधार पर मैं अगली क्लास बनाता हूं। तो आप बताइए कि इस तरीके से पहले हम संक्षिप्त में सार रूप में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज करते हैं। अगली क्लास में फिर मैं वन लाइनर या रिक्त स्थान भी जोड़ दूंगा और फिर हम इस तरीके से बड़े प्रश्न भी करेंगे। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं, केवल प्रश्न कर किए जाए, तो हम चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, रिक्त स्थान हो, वन लाइनर हो, बड़े प्रश्न
प्रश्न हो वो कर लेंगे और इंग्लिश मीडियम का भी साथ में डाल देंगे। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसे हाइप करिए। आपके पास हाइप का ऑप्शन मिलता है 1 सप्ताह में 3, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वीडियो को हाइप कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी।